हेलो एंड वेलकम एट माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और सरस्वती पूजा है आज, तो उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था मनी एंड क्रेडिट वाला वो एंड हो चुका था और आज हम नए टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो आप देखोगे कि अगर कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री, है ना, अगर क्लोज इकोनॉमी है ना, क्लोज इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी है, हम समझेंगे क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, ओपन इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि इसी दोनों टर्म से रिलेटेड है आपका ग्लोबलाइजेशन। ओके, वीडियो डन है, सही है, ओके डन है, ठीक है, इसी दोनों टर्म से यही संबंधित है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए जब कभी भी कोई कंट्री लेवल पे या वेरियस कंट्री जब एक दूसरे इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक्सचेंज होता है, क्या उनकी पॉलिटिकल चीजें एक्सचेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है ना, कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है ना, ट्रेड एक्सचेंज होता है। तो जब ये ट्रेड सारे हमारे एक लेवल पे लेके वेरियस टाइप ऑफ लेवल पे जब एक्सप्रेड होता है, जब इंटरकनेक्टेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है, इंडिया, राइट, हमने कहा इंटरकनेक्टेड। मान लीजिए सपोज यहाँ पे ये यूएसए है, राइट, इधर चाइना है, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इधर साउथ अफ्रीका की कंट्री कुछ है, ठीक है। अब देखिए कि ग्लोबलाइजेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है, आप बता सकते हैं कि भाई जो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। दैट इज करेक्ट। लेकिन अब एग्जैक्टली समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो इंटरकनेक्टेड है यूएस के साथ है, चाइना के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है। ये मैंने एग्जाम्पल से बताया है ना। कुछ कंट्रीज हो जाएंगी कनाडा के साथ हो सकता है। तो ये बहुत सारी कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनी हो जाएंगी। हमारे कुछ पड़ोसी देश हो सकते हैं, जैसे चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये जो कंट्री, जितनी सारी कंट्री है एक देश से सारी क्या है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या करती हैं, अपने ट्रेड, कल्चर, है ना, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल चीजें और कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जब एक दूसरे एक्सचेंज करते हैं तो उसी को हम क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन। आई बात समझ में, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हमने बात किया था क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए अगर कोई भी कंट्री, अगर हम बात करें 1991 में से पहले, 1991 से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी, याद रखिएगा हमारी इकोनॉमी क्या थी, क्लोज इकोनॉमी थी। हमारा जो ट्रेड था, ट्रेड मतलब बिजनेस जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो कभी भी हमारे कंट्री के बीच में नहीं होता था, मतलब विद इन कंट्री की, हमारे पास इंडिया में ही हम अपना जो भी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं विद इन स्टेट। लेकिन 91 के बाद जब हमारा जो फॉरेन रिजर्व होता है वो क्या डिक्लाइन, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम ऑयल को परचेस कर सकें, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक मूवमेंट था दैट टाइम। उस समय जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, है ना, अब तो खैर एक्सपायर हो गए वो, उन्होंने सबसे पहले एलपीजी रिफॉर्म लाया। क्या लाया, एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी, ये एलपीजी भरने वाला मत समझिएगा, एलपीजी रिफॉर्म होता है, रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब है कि जितने भी चीजें एलपीजी हमने रिफॉर्म लाया, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म लाने के साथ साथ 91 में हमारी इकोनॉमी से पहले क्या था, हमारे क्या था, क्लोज इकोनॉमी थी। क्या थी, क्लोज इकोनॉमी थी। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए जो हमने बताया रिफॉर्म, अब इसके साथ साथ जो इन्होंने रिफॉर्म लाया उस समय हमारा इकोनॉमी क्या था, क्लोज इकोनॉमी थी। जब क्लोज इकोनॉमी होगी तो हम अन्य देशों के साथ साथ बिजनेस नहीं कर सकते, ना ही अपना प्रोडक्ट अन्य देशों में बेच सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन हुआ, जब हमने लोन लेने गया, IMF से लोन लेने गया और वर्ल्ड बैंक की सारी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो लोन प्रोवाइड करती हैं किसी देश को एग्जीक्यूट करने में, है ना, कि हम उसको आसानी से डेवलप कर सकें, ठीक है। अब उसके साथ साथ क्या क्या हुआ कि जब उन लोगों ने लोन लेने से मना कर दिया तो IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया कि भाई आपकी इकोनॉमी कैसे एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करेगी। तो उसमें एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने एक शर्त रखी कि आप अपने इकोनॉमी जो है ना उसको आप ओपन बनाइए। क्या बनाइए, ओपन,
कि आप दूसरे देशों से भी अपने जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। आसानी से जब आप करोगे तो आपकी जो इकोनॉमी है ना वो क्या होगी, बूम आएगा उस इकोनॉमी, और एक देश से दूसरे देश में अपना आप जो कमोडिटी है, जो ट्रेड है, आप एक्सचेंज कर पाएंगे आसानी से। तो इसलिए तब IMF लोन ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम एक ही शर्त आपको लोन देंगे, जब आप अपनी इकोनॉमी क्या बनाएंगे, ओपन इकोनॉमी बनाएंगे। ओपन इकोनॉमी मतलब है कि एक देश जो दूसरे देश से चीजें खरीद सकता है, बेच सकता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। पहले था 1991 से पहले क्या था, इसमें बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया। जो LPG रिफॉर्म की वजह से हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उन्होंने बहुत उसको अच्छे से हैंडल किया, और हमें उस जो रिसेशन आने वाले थे उसे बहुत अच्छी तरीके से निकाला। उसी को कहते हैं LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आई बात समझ में, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है कि अपने ट्रेड और या पॉलिटिकल चीजें या कल्चरल चीजें जब एक देश से दूसरे देश में एक्सचेंज होती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ग्लोबलाइजेशन के जो सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कल्चर की बात करें, किसकी, कल्चर की बात करें, कल्चर हो गया आपका, पॉलिटिकल चीजें हो गई, पॉलिटिकल कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं। और उसके साथ साथ आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, और अब और क्या हो सकता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे लिख देते हैं आपका, इकोनॉमिक, है ना, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, सॉरी, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। कल्चरल, पॉलिटिकल, साइंस एंड टेक, है ना, इकोनॉमिक और आपका, ठीक है, ये इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए हम कल्चर की बात करें, अगर आपका कल्चर सिर्फ आपके देश में ही रहे तो आपके वर्ल्ड लेवल पे लोग कैसे जानेंगे कि आपका कल्चर क्या है, आपका ट्रेडिशन क्या है। तो जब आप, या टूरिज्म आप कह सकते हो, टूरिज्म हो गया, है ना, टूरिज्म ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने कल्चर को एक देश से दूसरे देश में स्प्रेड कर रहे हो, उस कल्चर के माध्यम से आपके कल्चर को लोग जानते हैं, आपके फिर देश में आएंगे घूमने, उस चीज संस्कृति देखेंगे, आपकी जो टेम्पल्स हैं, है ना, ये सारी चीजें आप विजिट करने आएंगे, तो उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक्सचेंज होता है, हमारा जो कल्चर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सेकंड है पॉलिटिकल, है ना, क्या है, पॉलिटिकल। जैसे मान लीजिए हमें क्या है कि पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल का मतलब है कि वहां पे किस तरह से चीजें, हमारी कोई कंट्री डेमोक्रेसी है, कोई कम्युनिस्ट है ना, कोई इस प्रकार की जितनी भी कंट्री अलग अलग हैं, डेमोक्रेसी है, कम्युनिस्ट है, डिक्टेटरशिप है, बहुत सारी कंपनियां, तो हमें वहां के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो हम पॉलिटिकल एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि वहां के बारे में जानेंगे तो हम आसानी से चीजों को समझ करके वहां से हम ट्रेड कर सकते हैं, अपने कल्चर एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैटर में अन्य देश क्या है, हमसे थोड़े आगे हैं, है ना, अमेरिका आगे, इजराइल है ना, चाइना है, एंड अदर कंट्रीज हैं। तो उन्होंने जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर उन्होंने जो चीजें इन्वेंशन कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या होगा, हमारे देश में एक्सचेंज होगा कि भाई हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आप लीजिए और आप हमें दीजिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, इनोवेशन की चीजें आएंगी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक देश दूसरे देश में अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे। एंड दूसरा है सोशल रिफॉर्म, सोशल ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं, सोशल ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, है ना। एंड ये हो गया इकोनॉमिक। अब जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक हमें क्या क्या, जहां पे आप जहां पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, है ना, इंपोर्ट, उसमें आपके क्या हो सकता है, इंपोर्ट आ सकता है, इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, राइट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जहां पर आपके अगर कमोडिटी या प्रोडक्ट क्या करें, आप यहाँ पे प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रही है, अब भाई उसको बड़े मार्केट में बेचना है, बड़े मार्केट बेचना है, तो आप क्या करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से यूएस में बेच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, चाइना वगैरह, लॉट ऑफ कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको कोई चीज की जरूरत है, नीड है, तो आप वहां से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का ये फायदा है। ठीक है, एंड देन टूरिज्म है। अब एक दूसरे देश से आप कनेक्टेड हो गए तो लोगों के पास अगर पैसे आएंगे, है ना, पैसे आएंगे तो वो एक देश से दूसरे देश में टूरिज्म कर सकते हैं। तो अगर आप उनके देश में जाओगे तो वहाँ की रेवेन्यू जनरेट होगी, अगर हमारे देश में आते हैं तो हमारे जनरेट होगा। तो ग्लोबलाइजेशन से ये भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपका सोशल ग्लोबलाइजेशन क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी देश में आपने कई संस्थाएं सुनी होंगी, है ना, जैसे हमने कई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है सोसाइटी के लिए, जैसे WHO है, WHO का नाम सुना ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और उसके साथ यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ है। तो ये सब क्या है, सोशल रिफॉर्म की ग्लोबलाइजेशन है
कि अगर भाई एक दूसरे आप कनेक्टेड हो गए तो उस ट्रेड से या उस जो पॉलिटिकल चीजें बनाई गई हैं, जो संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, है ना, या ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात कर सकते हैं आप, है ना, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की। तो ये जो संस्थाएं बनाई गई हैं, जो WTO हो गया, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अगर इसमें बात करें, क्या इकोनॉमिक WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF हो गया, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है दिख रहा है, अब IMF हो गया, ठीक है। तो ये आप एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है जहां से अगर आपकी कोई भी कंट्री है रिसेशन में जा रही है, उसको पैसे की नीड है, तो आप वर्ल्ड अगर उसके पार्ट है, उस कंट्री के पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, तो WTO से और IMF से आप लोन ले सकते हैं, है ना। ये एडवांटेज हो सकता है। टूरिज्म आप कर रहे हैं तो आप एक देश से दूसरे से अपनी कल्चरल चीजें, टूरिज्म चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भाई हमारे यहाँ ये चीजें हैं, उनके यहाँ वो चीजें हैं, तो आप आसानी से एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल भी कर सकते हो, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इसलिए हर देश को फायदा होगा। आप सोशल रिफॉर्म की बात करें तो WHO, जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, कोई पैंडेमिक आ गया, तो हमें बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हर एक सेक्टर में क्या करती है, काम करती हैं। तो अगर इनके हम पार्ट हुए तो कोई भी अगर इन केस कोई फ्यूचर में अगर पैंडेमिक आता है या फिर कोई आपदा आती है, तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं, तो ये भी एक हमारे लिए फायदा है। तो ग्लोबलाइजेशन के एक्सपेक्ट है ये सारे। अगर आप एग्जाम से पूछा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो आप लिख सकते हो जब हम एक देश से दूसरे देश में इंटरकनेक्टेड होते हैं और वहां पे अपनी चीजें एक्सचेंज करते हैं किसी भी रूप में, कल्चर के रूप में, ट्रेड के रूप में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। और इसके एस्पेक्ट पूछे तो आप बता सकते हो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, सोशल रिफॉर्म हो सकता है, ये सब हो सकते हैं आपके। और ये सब होगा तो होता कैसे है कि भाई आपने सुना होगा MNC कंपनी, है ना, जस्ट वेट, ये मिटा दें, आप नोट कर लीजिएगा। अब MNC कंपनी आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। क्योंकि इन सबको अगर एक्सप्रेड होना है, अगर बड़े स्तर पे अगर आपको हमें अपनी चीजें स्प्रेड करनी है, फैलाना है, तो हमें सबसे बड़ा योगदान कौन सा करती है, MNC कंपनी, MNC मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनी या कॉर्पोरेशन भी होता है, कहीं कहीं लिखा होगा, ठीक है, ये सही है, ठीक है, डन, बिल्कुल सही। मल्टीनेशनल कंपनी या कॉर्पोरेशन भी होता है, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, ये होती क्या है, MNC कंपनी होती क्या है, पहले जान लीजिए। देखिए MNC कंपनी वो कंपनियां होती है जिनके ब्रांचेस, है ना, जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है, जिनका मालिकाना हक उनके पास खुद का होता है, जो खुद पावरफुल कंट्री होती है, इनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, और इनके जो ब्रांचेस होते हैं, एक कंट्री के साथ साथ कई सारे कंट्री में इनके ब्रांचेस होते हैं, जिसे इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, MNC कंपनी। MNC कंपनी की बात करें, जैसे टाटा है, टाटा एक कंपनी है ना, टाटा हो गई। आप रिलायंस की बात कर सकते हो। अगर अदर कंट्री की बात करोगे, जैसे BMW हो गई, BMW हो गई, है ना, आपकी स्वामी कंपनी हो गई, आप उसके साथ साथ सैमसंग हो गया, है ना, सैमसंग हो गया, सैमसंग हो गया आपका, और उसके साथ नोकिया हो गया, ठीक है, नोकिया हो गया, एंड देन नोकिया के बाद आप TCS हो गए, है ना, TCS हो गया। ये ऐसी कंपनियां जो हमारे इंडिया के भी हैं और विदेशों के भी हैं। एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया। तो इस प्रकार की जो कंपनी होती हैं हमारे देश के साथ साथ उनके जो ब्रांचेस होते हैं अन्य कंट्रीज में भी होते हैं। ये आपको सारी कंपनियां मैक्सिमम कंट्री में मिलेंगी, है ना, मैक्सिमम कंट्री में ये आपको अवेलेबल मिलेंगी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, MNC कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो हमने एक चीज और छूट गया था ग्लोबलाइजेशन में। देखिए हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की कि इतने फायदे होते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बहुत सारी कंपनियां, ये जो सारी कंपनियां किसी अन्य कंट्री में आती हैं, किसी ऐसे सेक्टर में जाती हैं जहाँ पे जो नेचर है बहुत ही बेटर है ना, बहुत अच्छा है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पे मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। तो जब ये MNC कंपनी का फायदा क्या होता है, प्रॉफिट, क्या कमाना, प्रॉफिट, ठीक है। इनको इससे मतलब नहीं होता है कि हम नेचर को क्या हार्म कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ उतना ध्यान ही नहीं देते। तो अगर ऐसी जगह ये जाते हैं जहां पर रिसोर्स की मात्रा बहुत अधिक है, रिसोर्सेज अधिक है, ये सब कंपनियां क्या करती हैं, यहाँ पे इनके रिसोर्स को मतलब क्या करती है, हार्म करती हैं। जब रिसोर्स को हार्म करती हैं तो भाई इनको एनवायरनमेंट को क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। क्या होगा, डिग्रेडेशन। तो ये भी एक बैड इम्पैक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेंजर हो जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेंजर या खतरे में आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या मतलब है कि जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं ना, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो वहाँ के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर ये झूठे वादे करते हैं, है ना, झूठे वादे करते हैं, और वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इनका कल्चर को हार्म हो सकता है। भाई अभी देखिए वेस्टर्नाइज जो हमारा, अगर
हम इससे ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हैं। तो आज आप देख रहे हो हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, और यही सब आपको देखने को कहाँ मिलेगा, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिल्ली, मुंबई, है ना, चेन्नई हो गया, ऐसे बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको देखिए वेस्टर्न कल्चर, या अब तो हर जगह स्प्रेड हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ? अगर हमने बोला कि ग्लोबलाइजेशन कनेक्टेड है, आज हमें इंटरनेट से कनेक्टेड है। किससे? इंटरनेट से। इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब ये इंटरनेट क्या कर रहा है, हम जो वेस्टर्नाइजेशन है, जो भी वेस्टर्न कल्चर है, आज हम उसकी तरफ अडॉप्ट कर रहे हैं, या उसको हम डेली लाइफ में यूज भी कर रहे हैं, है ना। हमारा लाइफ स्टाइल वैसा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे कल्चर क्या करती हैं, हार्म करती हैं, है ना, हार्म करती हैं, और जो हमारे कल्चर को भी डिस्ट्रॉय, वैनिश हो सकता है। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का क्या है, ड्रॉबैक है। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन जो एमएनसी कंपनी आती हैं, तो ये छोटी छोटी कंपनियां जो बड़े बड़े कुटीर उद्योग चलाते हैं, या छोटे छोटे लेवल पे जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उनके बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी कंपनी है, आप एक टॉय बनाते हो, है ना, एक टॉयज बनाते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है ना। अब बड़ी एक एमएनसी कंपनी आएगी, बहुत ही, क्योंकि आपके पास तो हैंडमेड होगा, ज़्यादा कॉस्टली होगा, लेकिन एमएनसी कंपनी के पास बड़ी बड़ी मशीनें, इक्विपमेंट होते हैं, वो कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, और उनके जो आर्ट्स होते हैं, उनके जो टॉयज होते हैं ना, वो बहुत ही फाइन होते हैं, सस्ते, चीपेस्ट होते हैं। तो इनके सामने ये नहीं टिक पाते, ये नहीं टिक पाते, ठीक है, ये नहीं टिक पाते। जब ये नहीं टिक पाते हैं, तो ये जो कंपनियां होती है ना, एमएनसी कंपनियां जो होती हैं, इनको क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती हैं, एक्वायर कर लेती हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था, इसमें ग्लोबलाइजेशन है, एमएनसी कंपनी है ना, और ट्रेड क्या होता है, डब्ल्यूटीओ क्या, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, हमने बता दिया। और इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम खत्म कर देंगे। देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या है, वर्ल्ड बैंक, ये पढ़ लेंगे, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना, वर्ल्ड बैंक क्या होता है। वर्ल्ड बैंक देखिए, जैसे इसके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जितने भी 193 कंट्री या 192 कंट्रीज में सिग्नेटरी पार्ट है, इसके भी पार्ट हैं। तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे फाइनेंस क्राइसिस आती है, इनको सपोर्ट करते हैं ये लोग। और उसके साथ डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो भाई आप सही तरीके से कर रहे हो, वहाँ पे टैरिफ बैरियर क्या है ना, उस कंट्री में ज़्यादा टैरिफ तो नहीं लगाया जाता, है ना। अब उसके साथ साथ आपने जो प्रोडक्ट भेजा वो सही है या नहीं सही है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ों को कौन ध्यान देता है, डब्ल्यूटीओ देखती है ना। रिस्ट्रिक्शन, आपने कोई गलत चीज़ तो नहीं भेजा है ना, कितना टैरिफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट लग रहा है, ये सारी चीज़ें कंट्री रेगुलेट करती है। तो वो रेगुलेशन कौन करेगा, डब्ल्यूटीओ करती है, ठीक है। तो आई होप ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है समझ में आ गया होगा। एक बार समराइज कर देते हैं। देखिए ग्लोबलाइजेशन होता क्या है कि हमने बोला, जब आप जैसे आपका कनेक्शन होता है कई लोगों से, तो आप जुड़ते हो भाई, कई लोगों के विचार आपसे मिलते हैं, कई लोगों के आइडियाज आप में आते हैं। तो सेम यही थिंग कहाँ पे होती है, बड़े लेवल पे होती है। जैसे आप, अगर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, किसी से आप कोई मतलब नहीं रखते हो, इंडिविजुअल हो, खैर किसी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, तो सोचो आपको कहाँ से कुछ पता चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो और कई लोगों के साथ कनेक्टेड हो, कई फ्रेंड के साथ, वेरियस टाइप ऑफ लोगों के दोस्तों के साथ, तो आपको लगेगा कि भाई हाँ हम कनेक्टेड हैं, तो इससे आपको कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारी एक्सचेंज देखने को मिलेगा, है ना। तो इसी तरह ग्लोबलाइजेशन क्या है कि अगर हम पर्टिकुलर एक कंट्री जब वेरियस कंट्री से अपना इंटरकनेक्टेड होती है कई रूपों में, जैसे कल्चर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल चीजें हो गई, है ना, टूरिज्म हो गया, और उसके साथ साथ ये जितने एस्पेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें जब कनेक्ट होती हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और इसके हमने एडवांटेज भी बता दिए कि भैया ये चीजें आती हैं तो लोगों को जॉब मिलता है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, ट्रेड हम अच्छा कर पाते हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सचेंज कर पाते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छे से होने के साथ साथ दूर रहते हुए भी हमने चीज़ें आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके हमने ड्रॉबैक भी बताया कि क्या ड्रॉबैक होता है, भाई आपके नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ना। और उसके बाद जो नेचुरल डिजास्टर से आने की संभावना बढ़ जाती है, बड़े बड़े एमएनसी कंपनियां होती हैं, बहुत सारे माइंस वाली कंपनियां होती हैं, ये सब भी हैं। और छोटी छोटी कंपनियों क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो ये सब सारे ड्रॉबैक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से पूछा जाता है, ग्लोबलाइजेशन से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से और वर्ल्ड बैंक से, है ना। 2-3 टॉपिक और हैं जो हम लास्ट में खत्म कर देंगे। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और आप जरूर इसको शेयर करिए। और नेक्स्ट वाला हो सकता है कि हम ज्योग्राफी या पॉलिटी स्टार्ट करें। ओके, क्लास देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।